हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बाल विकास का 7वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इस लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम में हम लोग उसका उत्तर कैसे दें, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों, ये बाल विकास का है, एक एक सब्जेक्ट है हम लोगों का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें दोस्तों डिफरेंट है, बाल विकास अलग है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत अलग है। बाल विकास में बच्चे के गर्भावस्था से लेके जीवन पर्यंत तक के बारे में हम लोगों को बताया जाता है। बाल विकास, बालक का विकास कैसे कैसे होता है। जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है उसमें कैसे बच्चे को शिक्षा दी जाती है टीचर के द्वारा, वो बताया गया है। हमारे इस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में मूलतः आप लोग मान सकते हैं समझने के लिए। तो हमारे इस लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें अलग अलग अधिगम के सिद्धांत को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग परिभाषा के रूप में व्यतीत किया है। जैसे थॉर्नडाइक ने अपना अलग बताया है, पावलोव ने, स्किनर ने अलग, कोहलर ने अलग बताया है, पियाजे ने अलग अपना सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत को बताया है, व्युगास्की ने अलग, ब्रूनर ने अलग। तो हम लोग इन सातों वैज्ञानिकों की किस प्रकार से इन्होंने अपना अधिगम के सिद्धांत को डिफाइन किया है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम पहला देखते हैं थॉर्नडाइक ने किस तरह अपने अधिगम के सिद्धांत को बताया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीखने की प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का विवरण दीजिए। तो यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक, इन्हीं के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। सीखने की प्रमुख सिद्धांत, सीखने के अनेक सिद्धांत, यह कहना अत्यधिक कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन सा गलत है, परंतु यह सत्य है कि सिद्धांत इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि मानव शिशु कुछ सफल प्रक्रियाओं को क्यों ग्रहण करता है। जैसे कोई व्यक्ति सफल हो गया, उसी के आधार पर सब सीखा जा सकता है कि वो कैसे सफल हुआ। जैसे कोई बालक हो गया कि कोई सवाल हल है और कोई बिना हल है, तो पहले हल वाला देखने का प्रयास करेगा, ये कैसे हल किया गया, उसी टाइप से दूसरा सवाल है तो उसको हल करेगा ही। अब सीखने के सिद्धांत क्या क्या हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिया गया अधिगम के सिद्धांत को। जैसे प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने विभाजित किया है। संबंधित प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने, जैसे स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत है। सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोगों का पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, व्युगास्की का सिद्धांत। चलिए हम लोग दोस्तों पहला देखते हैं, प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने किस प्रकार विभाजित किया। हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के यह सिद्धांत भी आप अपना विशेष महत्व रखता है, अलग अलग नियम अपना अलग अलग महत्व रखेगा। थॉर्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि करके सीख सकता है। बालक इसी सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखता है। इस सिद्धांत का सारांश क्या है, जैसे दोस्तों देखिए, इस प्रकार के सीखने को हम सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव के द्वारा सीखने की विधि भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण अग्र प्रकार किया गया है। जैसे अपने थॉर्नडाइक ने बताया है कि जैसे थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। उन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बांध कर रख दिया, उसमें एक खटका दबाने पर वो पिंजरा दरवाज़ा खुल जाता है। तो अब बिल्ली को कुछ दिन भूखे उसमें रखें, तो बिल्ली का ज्ञान इस प्रकार होगा कि वह एक खटका दबाने पर ये पिंजरा खुल जाएगा। क्यों, उसको भूख लगी तो उसको ज्ञान हुआ कि पिंजरे को खोल दिया जाए, तब हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इस प्रकार बिल्ली का सीखना प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के आधार पर संभव हुआ।
प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के गुण क्या क्या हैं? जैसे दोस्तों, इसके द्वारा सीखने से बालक आशावादी बनते हैं। इसके द्वारा सीखा हुआ अर्जित किया हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, यानी जब कोई प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है तो वह ज्ञान अस्थायी हो जाता है। मंद बुद्धि के बालक इसी सिद्धांत से सीखते हैं प्रयोग करके। इसका सिद्धांत इसका सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। यह गणित तथा समाजशास्त्र जैसे विषयों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे अगले वैज्ञानिक हैं पावलो यानी पेवलोव का सिद्धांत किस तरह से इन्होंने अधिगम के सिद्धांत को किस तरीके से बताया है। चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है। तो इस सिद्धांत को हम लोग कैसे लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में? अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे पावलोव का सीखने का सिद्धांत कौन सा है, परिचय दीजिए, या पूछा जा सकता है शिक्षा में पावलोव के सिद्धांत का क्या प्रयोग है, तो हम लिख सकते हैं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया है। इसके अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजिकल थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत संबंधवाद के इस सिद्धांत के किसी उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध होना ही सीखना मान्यता प्रदान करता है। पावलोव का प्रयोग क्या था? संबंध प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक व्यवहारवादी। सबसे पहले रूसी विद्वान पावलोव ने शारीरिक प्रतिक्रियाओं को उत्तेजना से संबंध करने का विचार उपस्थित किया। उन्होंने संबंध प्रक्रिया के सिद्धांत की सत्यता जानने के लिए प्रयोग किया। यह प्रयोग इस प्रकार है, जैसे पावलोव ने अब जैसे पूछा जा सकता है परीक्षा पे कुत्ता पर किस वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया, तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा पावलोव ने। तो पावलोव ने ये प्रयोग कुत्ता पर किया। उसने एक निश्चित समय तक भोजन दिया। भोजन देने के साथ पावलोव ने एक घंटी बजाई। यह स्वाभाविक ही था कि भोजन को देखकर कुत्ता के मुंह में लार आ जाएगी। लार आने का एक स्वाभाविक क्रिया है। उसके पश्चात पावलोव ने कुत्ते को भोजन नहीं दिया, उसने केवल घंटी बजाई। ऐसी स्थिति में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी। यह एक अस्वाभाविक क्रिया है। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से सीख लिया कि अब भोजन मिलेगा। अब जैसे दिया सीखने से पहले की स्थिति स्वाभाविक उत्तेजना यानी भोजन का, जैसे पीछे देख चुके हैं। सीखने के पश्चात की स्थिति अस्वाभाविक उत्तेजना यानी घंटी बजना। अब पूछा जा सकता है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के गुण बताइए, तो यह सिद्धांत सीखने के स्वाभाविक विधि बताता है। यह सिद्धांत बालकों को अनेक क्रियाओं तथा असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि बालक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख ले। अगला है हम लोगों का प्रेरणा का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में पावलोव ने किस प्रकार से बताया है? किसी पशु या व्यक्ति में संबंध पर्यावरण द्वारा कार्य करने की आदत पड़ने पर प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है हम लोगों का आशा या प्रतीक्षा। संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने की क्रिया में प्रभाव डालने वाला दूसरा तत्व है आशा या प्रतीक्षा। पावलोव के कुत्ते को यह आशा रहती थी कि घंटी बजेगी तब हमें भोजन मिलेगा। इसी को आशा कहते हैं। जैसे समय, अगला है हम लोगों का समय की नज़दीकता। संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है समय की नज़दीकी। समय प्रत्यावर्तन की क्रिया के लिए अस्वाभाविक उत्तेजना के बाद 2 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ही स्वाभाविक उत्तेजना सीखने वाले के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए। पुनरावृत्ति क्या है? संबंध प्रत्यावर्ती पर प्रभाव डालने वाला चौथा तत्व पुनरावृत्ति है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे अगले वैज्ञानिक हम लोगों को स्किनर है। स्किनर ने अपने सिद्धांत को अधिगम के सिद्धांत में किस तरह बताया है? इनका सिद्धांत क्या है? स्किनर के प्रयोग का वर्णन किया। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत दिया है। तो इसको हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे लिख सकते हैं उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांतों की कोट में बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया है। स्किनर ने उक्त प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए एक मंजूषा का निर्माण किया।
जिसे स्किनर बॉक्स को नाम से जाना जाता है। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या दो प्रकार से की है। दो प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की है, जैसे प्रतिक्रिया व्यवहार तथा क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। इन दोनों की व्याख्या करते हुए स्किनर ने यह मत व्यक्त किया कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजक से नियंत्रण होता है। जैसे पावलोव के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या में भोजन प्रस्तुत करते समय लार स्रावा होने, जिसे प्रतिच्छेद क्रिया का होना कहा गया है। इस अर्थ यह है कि प्रकृति व्यवहार प्रकृति उत्तेजक की देन। इस प्रक्रिया के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं जो प्रक्रिया उत्तेजक के प्रस्तुत होने पर प्रक्रिया व्यवहार के रूप में प्रकट करती है, जैसे रोशनी के आ जाने पर आँख के पलक झपक जाने तथा अल्पित चुभाने पर शरीर के अंगों में मुड़ जाना आदि प्रक्रिया व्यवहार के उदाहरण हैं। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार की व्याख्या स्किनर ने कुछ अन्य शब्दों में की है, जैसे क्रिया प्रस्तुत व्यवहार किसी उत्तेजक के प्रति मात्रा प्रतिक्रिया न होकर कुछ भिन्न होता है। ऐसे व्यवहार स्वेच्छा से होता है तथा किसी उत्तेजक के प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण में नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि टेलीफोन की घंटी बज रही है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कॉल उठाए या ना उठाए, क्योंकि टेलीविज़न की घंटी इस प्रकार से व्यक्ति को इच्छा के विपरीत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जब तक प्राणी स्वेच्छा से इस प्रकार की क्रिया करने के लिए बाध्य नहीं होता है, उसका व्यवहार क्रिया प्रस्तुत व्यवहार के रूप में घटित नहीं हो सकता है। यहाँ प्राणी वातावरण में कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु को घटित करता है। आगे हम लोग लिख सकते हैं स्किनर के सिद्धांत में कैसे जैसे दोस्तों देखिए, अपनी प्रक्रिया से स्किनर ने मंजस का निर्माण किया। उसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे भूखे चूहे को इस बॉक्स में प्रयोज्य बनाया गया। इस बॉक्स के अंदर जैसे अगर पूछा जा सकता है चूहे पे किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। तो उसको अंदर छड़ रूपी लीवर को दबाने से भोजन की तस्तरी में भोजन गिरता था। स्किनर ने चूहे की क्रियाओं पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि चूहा इस बॉक्स के अंदर चारों ओर घूमता तथा लगी हुई छड़ों पर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की गतिविधि में क्षण लीवर दबा जाता है, बजने से ध्वनि निकलती और भोजन की तस्तरी में खाना गिरता है, जिससे प्रथम बार चूहा देख नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में चूहा अपनी गतिविधियों को जारी रखता है। कुछ समय बाद शीघ्र अथवा देर में चूहा भोजन को देखता है और उसे प्राप्त कर लेता है। इसके बाद की गई गतिविधि में चूहा उसे लीवर को पुनः दबाता है, जिसे भोजन की तस्तरी में उसी क्रम में ध्वनि के साथ खाना गिरता है। इसलिए इस सिद्धांत से चूहा सीख लेता है कि इसको दबाने पर हमें खाना मिलेगा। तो इसी सिद्धांत को स्किनर ने बताने का प्रयास किया है। अगले वैज्ञानिक हैं हम लोगों के वैज्ञानिक कोहलर ने अधिगम सिद्धांत में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या तात्पर्य है। कोहलर का सूझ सिद्धांत के गुण बताइए। जैसे हम लोग देख सकते हैं कोहलर ने किस प्रकार अपना सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने किया। सूझ के सिद्धांत का वर्णन करने से पूर्व यह बताना चाहेंगे कि सूझ क्या है। गुड से सूझ की परिभाषा इस प्रकार दी गई, जैसे गुड मतलब अच्छा होता है। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चय एक तात्कालिक ज्ञान है। सूझ से काम करने की योग्यता अधिक विकसित पशुओं तथा मनुष्यों में पाई जाती है। वास्तव में सूझ के द्वारा सीखना प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का ही परिणाम है। सूझ एक मानसिक संगठन है। इसकी सहायता से किसी समस्या तथा उससे संबंधित पक्षों को तुरंत समझ
लिया जाता है। टोलमैन सूझ के द्वारा सीखने को चिन्ह द्वारा सिखाना कहते हैं। कोहलर का प्रयोग किस तरह किया गया? गैस्टाल्टवादी कोहलर ने मानव मनुष्यों पर अनेक प्रयोग यह जानने के लिए किए कि क्या वे सूझ के द्वारा सीख सकते हैं। कोहलर द्वारा किया गया एक प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे कोहलर ने 6 मनमानुषों को एक कमरे में बंद कर उसने कमरे की छत से एक केला लटका दिया। के अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केले पर किस वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया है, तो कोहलर ने राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। लटका दिया। केला इतना ऊंचा लटकाया गया कि मानुष वहां तक पहुंच नहीं सकता। कमरे में बस एक बॉक्स भी रख दिया गया। मानुषों ने छलांग लगा केला लेना चाहा, परंतु वे अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हुए। उनमें से एक मानुष का नाम सुल्तान था। वह कुछ समय तक इधर उधर घूमा, फिर वह बक्से के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने बक्से को खिसकाया और केले के नीचे ले गया। बक्से पर चढ़कर उसने केले तोड़ लिया। उपर्युक्त प्रयोग से कोहलर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुल्तान के प्रयास में सूझ थी। इसी सूझ ने सुल्तान को अपने प्रयासों में सफलता पहुंचाई। सूझ के सिद्धांत के गुण क्या क्या हैं? कोहलर ने किस प्रकार से इस गुण को बताया? यह सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध होता है। बनमानुष की भांति बालक और वयस्क भी सिद्धांत के अनुसार सीखता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के सीखने में विशेष उपयोगी होता है। अगले वैज्ञानिक हम लोगों को जॉन पियाजे के अधिगम सिद्धांत में किस प्रकार दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग इनके विद्या सिद्धांत को देख लेते हैं इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, देखते हैं जॉन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आप क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पियाजे के अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो सातों वैज्ञानिक हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लोगों के सिद्धांत से बन सकता है। जैसे यहाँ पे जॉन पियाजे के से सिद्धांत बना है कि विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व सक्रिय की अवस्था का से आपका क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इसको अपने सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। जिस प्रकार 9वीं सदी में उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी में पूर्वार्ध के पावलों, स्किनर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक उसी प्रकार ब्रूनर 1964 के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की चिंतनधारा की लकीर से हटकर बुद्धि को संज्ञानात्मक योग्यताओं का भी नाम दिया है। इसकी मान्यता यह है कि हमें बुद्धि की प्रक्रिया को समझना है कि उन प्रक्रियाओं को समझना चाहिए जो बालक की विकासात्मक प्रक्रिया को पहचानने तथा उसके विकास में सहायक सिद्ध हो। हमें यह भी देखना चाहिए कि बालक की उन कुशलताओं के विकास में जो उसमें बचपन से ही होती है, वातावरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर पियाजे और ब्रूनर की मान्यता तथा उन मान्यताओं की शिक्षा में योगदान का उल्लेख किया गया है। अधिगम के क्षेत्र में पियाजे का क्या योगदान है, तो हम लोग देखते हैं। पियाजे के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। पियाजे के अनुसार बालक को यदि विकासात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वह 4 स्थितियों से गुजरता है। ये 4 स्थितियां स्वयं में बड़ी जटिल हैं और इसमें से प्रत्येक स्थिति के अंतर्गत भी कोई अन्य स्थिति आती है। पियाजे के विचार से इन जटिल समस्याओं को विकास की इन स्थितियों में औपचारिक रूप से सुलझाना उस समय तक असंभव सा ही है जब तक कि वह व्यक्ति विकास की पूर्व स्थितियों से न गुजरा हो। प्रौढ़ावस्था में बुद्धि का जो स्वरूप दिखाई देता है वह इन्हीं
विभिन्न परिस्थितियों से गुजर स्थिति से गुजरा होता है। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किस प्रकार बताई गई है? जैसे पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे चारों अवस्थाएं हैं: संवेदनीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको पियाजे द्वारा इस चार अवस्थाओं के बारे में हम लोग क्रम वाइज डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसे पहली है संवेदनीय पेशीय व्यवस्था। क्या है? मानसिक विकास का यह चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि में पूरा होता है। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रिया उसकी इंद्रिय गायन क्रिया के रूप में ही संपन्न होती है। उन्हें भूख लगी, इस बात को वे रोकर व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु को जो उन्हें चाहिए उन्हें दिखाकर अपनी बात करते। इस प्रकार से यह अवस्था में बालक भाषा के अभाव में अपने चारों ओर वातावरण और अपनी इंद्रिय गायक क्रिया के अनुभव के माध्यम से ही प्रयोग करता है। अगला है हम लोगों का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? इस अवस्था का काल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के मध्य माना जाता है। जैसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि पियाजे द्वारा 4 अवस्थाओं को विभाजित कीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पहली अवस्था देख चुके हैं जो थी संवेदनीय पेशी अवस्था, और दूसरी अवस्था हम लोग देख रहे हैं जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य मानी गई। इस दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लग जाती है। गामक क्रियाएं नई वस्तुओं के बारे में सोचने विचारने के लिए अब भाषा तथा अन्य तरीकों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस काल में मानसिक विकास की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे दोस्तों देखिए, पहला चरण क्या मिलता है विशेषता। 4 वर्ष के बच्चे ने पूछा गया, क्या तुम्हारा कोई भाई है? उसने कहा हाँ। उसका नाम क्या है? आकाश। क्या आकाश का कोई भाई नहीं? इस तरीके से। दूसरा है प्रयोगकर्ता द्वारा एक सेट की 7 कांच की गोलियों को एक पंक्ति में पास पास रखकर दिखाई गई तथा फिर उससे सेट की गोलियों को उनमें कुछ दूरी बनाते हुए बिखरा कर रख दिया गया, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। जैसे दोस्तों देखिए, पहले करीब में रखा गया, फिर उसको बिखरा के रख दिया, पहला सेट दूसरा से। इस तरह दोनों सेटों की साथ साथ गोलियों को 2 पंक्ति में सजाने के बाद बालक से यह पूछा गया कि बताओ कि दोनों पंक्तियों में किस पंक्ति में अधिक गोलियां हैं। तो हमारे प्रायोजन ने उत्तर दिया कि नीचे की पंक्ति में अधिक गोलियां हैं। परिणाम और व्याख्या इस तरीके से बच्चों में सिखाया। जैसे परिणाम, ऊपर और नीचे की दोनों पंक्तियों में 7-7 गोलियां। हमारे प्रयोज्य का यह उत्तर नीचे की पंक्तियों में ऊपर की पंक्ति में अधिक गोलियां हैं। इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि हमारे प्रायोज्य में अभी वस्तुओं की संख्या से संबंधित प्रेक्षण योग्यता विकसित नहीं हुई है। उनमें विकसित करने की अति आवश्यकता है। जैसे अगला है हम लोगों का पियाजे द्वारा विकसित मूर्त स्थूल संक्रिया अवस्था। चारों अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को 7 से 11 वर्ष के बीच माना जाता है। बालकों में होने वाली इस अवस्था में मानसिक विकास में निम्न मुख्य बातें देखने को मिलती हैं। जैसे वस्तुओं को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनमें विभिन्न प्रकार की संप्रयत्नों का निर्माण हो जाता है। अगला है हम लोगों का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पियाजे के अनुसार यह अवस्था 12 वर्ष से आरंभ होकर जीवन के अंत तक चलती ही रहती। इस अवस्था में तार्किक चिंतन का विकास है। जैसे जैसे आयु और अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे तर्क में परिपक्वता आती है और संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। पियाजे द्वारा विकसित अवस्था के बारे में बताया गया है। इस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं, तथ्यों या समस्याओं का चिंतन करता है। उस चिंतन तर्कपूर्ण, व्यवस्थितकरण तथा संगठित होता है।
जैसे सभी प्रकार के संप्रदायों का सूचित विकास होना, भाषा संबंधी योग्यताओं एवं संप्रेषणशीलता का विकास, अपनी ऊंचाइयों पर छू लेना, स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क समझने पर आधारित होने लगती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जो हमारे वैज्ञानिक है ब्रूनर। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत को किस प्रकार अधिगम के सिद्धांत में प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रूनर के अनुसार विकास की कौन कौन सी स्थितियां हैं? ब्रूनर के सिद्धांत की शैक्षिक योग्यता बताइए। अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में ब्रूनर का योगदान क्या है? ब्रूनर भी पियाजे से बहुत कुछ प्रभावित हैं और ब्रूनर का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है, परंतु ब्रूनर ने अधिगम के क्षेत्र में जो कार्य किया उसे पियाजे की मान्यताओं और कार्य की आवृत्ति मात्र नहीं कहा जा सकता। दोनों की मान्यताओं में बड़ा अंतर है। पियाजे ने जैवीय परिपक्वता पर अधिक बल दिया है। ब्रूनर की मान्यता यह है कि व्यक्ति वातावरण के विषय में अपने विचारों को भी बड़ी जल्दी से ही अपनी मान्यताओं के अनुसार पुनर्नार्जित करने तथा पुनः श्रेणीबद्ध करने में बड़ी तत्परता दिखाता है और वास्तविकता को पहचानता है। एक और पियाजे ने यह जैविक परिपक्वता पर अधिक बल दिया, वहीं ब्रूनर की मान्यता पर बच्चा एक नग्न बंदर की तरह नहीं अपितु संस्कृति युक्त मानवीय की तरह है। संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टि से ब्रूनर संस्कृति तथा वातावरण पर अधिक बल देते हैं। मनुष्य उन बातों को अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तव में वास्तविकता है या वास्तविकता से अधिक नज़दीक होती है। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य को तीन अवस्थाओं से स्थितियों से गुजरना पड़ता है। विकास की तीन स्थितियां हैं। जैसे दोस्तों ब्रूनर ने तीन स्थितियों के बारे में बताया है, जैसे अधिगम, परिभारकता, संकेतिकता। इसमें अधिगम स्नायु अनुक्रियाओं के द्वारा योग्य को प्रदर्शित करने का तरीका है। प्रतिभारकता के अंतर्गत को वातावरण पर आधारित या वातावरण में प्राप्त प्रतिभाओं के आधार पर व्यक्त करने और सांकेतिक शब्दों या संकेतों के माध्यम से वातावरणीय वास्तविकताओं की भी अभिव्यक्ति इस बात पर उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझी जाती है। जैसे ब्रूनर द्वारा जैसे जैसे ब्रूनर के अनुसार अनुदेश सिद्धांत क्या है? ब्रूनर के अनुसार अनुदेश सिद्धांत की निश्चयन में तीन बातें का समावेश है, जैसे ज्ञात के रूप में बालक या व्यक्ति की प्रकृति, दिए जाने वाले ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान ग्रहण किए की प्रकृति। जैसे प्रथम है अर्थात ज्ञान की प्रकृति को जानने की दृष्टि से यह जानना आवश्यक है कि बालक क्या ग्रहण कर सकता है, क्या ग्रहण करना चाहता है। जो ज्ञान उसे दिया जाना है उसे ग्रहण करने में वह सक्षम है। दूसरा है अर्थात ज्ञान की प्रकृति के विषय में ब्रूनर का मानना है कि ज्ञान शक्ति और उसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बच्चे को जो कुछ ज्ञात है उसके अनुरूप कौन सा ज्ञान ऐसा हो जो उसे मिलता जुलता है, उस ज्ञान को बच्चे को उस पूर्व ज्ञान के साथ संबंध करके सरलता से सिखाया जा सकता है। तीसरा है अर्थात ज्ञान ग्रहण क्रिया का प्रश्न। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप बच्चे को कई बात किस प्रकार बताते हैं। क्या कक्षा में भी इस प्रकार के वातावरण तथा सृजन करते समय बच्चे एवं ज्ञान दोनों की प्रकृति के अनुरूप है? तो इन तीनों दृष्टियों में अनुदेश में निम्नलिखित 5 बातें का समावेश है, जैसे कि छात्रों को ज्ञान प्रति की अधिकता, ज्ञान की पुनः संरचना की दी जाए, प्रस्तुत की क्रम निर्धारित किया जाए, सफलता विफलता की भूमिका निश्चित तथा विचारों उत्तेजित करने की सोचना। अब इसमें अधिगम का अनुभव क्या है? जैसे अधिगम के संबंध के विद्यार्थियों का लक्ष्य, बच्चों की रुचि, उनकी कुशलता। अधिगम के बोध का विकास क्या है?
ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय में अध्यापक तथा अंतिम उद्देश्य उस विद्यार्थी के आत्मसात करना। इस संबंध के दो बातें, जैसे विद्यार्थी की बोध शक्ति को पहचानना, विद्यार्थी के उन बोध शक्तियों के आधार पर ज्ञान का पुनर्संरचना करना। अगला है अधिगम। अधिगम, परिभाषकता एवं सांकेतिकता तीनों की दृष्टि सम्मिलित है। इन तीनों के माध्यम से ही व्यक्ति का सांकेतिकरण किया जाता है, अर्थात इन तीनों के माध्यम से ही निश्चित किया जा सकता है कि व्यक्ति बालक को कौन सा ज्ञान किस प्रकार स्तर पर दिया जाना चाहिए ताकि वह ज्ञान को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सके। इसी को अधिगम ज्ञान का हस्तांतरण भी कहते हैं। अगले वैज्ञानिक हमारे व्युगास्की द्वारा इस अधिगम के सिद्धांत को किस प्रकार बताया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग व्युगास्की के सिद्धांत का परिचय, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोगों के व्युगास्की के सिद्धांत का परिचय दीजिए तथा उनकी उपयोगिता बताइए। व्युगास्की का सिद्धांत क्या है? व्युगास्की, इनका जन्म 1896 ईस्वी से 1934 ईस्वी में मृत्यु हो गई। एक रूसी वैज्ञानिक थे जो उसी वर्ष पैदा हुए थे जिस वर्ष पियाजे उत्पन्न हुए, किंतु उनकी मृत्यु 37 वर्ष की आयु में हो गई। उसकी थ्योरी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है जितनी कि पियाजे तथा ब्रूनर की। व्युगास्की की मान्यताएं क्या थी? इन्होंने अधिगम के सिद्धांत में किस तरह अपनी अवस्थाओं को बताया है। जैसे 3 महत्वपूर्ण अवधारणा का वर्णन व्युगास्की के द्वारा किया गया है। जैसे बालक की ज्ञानवादी कुशलता केवल उस समय समझी जा सकती है जबकि विकासात्मक रूप से विश्लेषण की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है। दूसरा है ज्ञानवादी कुशलताओं शब्दों, भाषा तथा संवाद के प्रकार से मध्यस्थ होती है, जो कि मनोवैज्ञानिक यंत्रों की भांति कार्य करती है, मानसिक क्रिया को सुविधाजनक बनाने में तथा उन्हें परिवर्तन करने में। अगला है हम लोगों का ज्ञानात्मक कुशलताओं की उत्पत्ति होती है, सामाजिक संबंधों और सामाजिक सांकेतिक पृष्ठभूमि पर अंतर्निहित होती है। इस नियम के अनुसार समीपस्थ विकास का मंडल ने अपने अद्वितीय विचारों को अपनी समीपस्थ विकास के मंडल की धारणा को प्रस्तुत किया है। उसने प्रस्तावित किया है कि जब एक बालक एक नई कुशलता सीख रहा है या एक नई समस्या को हल कर रहा है, तो यदि एक विशेषज्ञ का साथ तथा सहायता मिल जाती है तो यह कार्य निष्पादन बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकता है। यद्यपि यह विशेषज्ञ की बराबरी का नहीं होगा। एक खिलाड़ी पहले से अच्छा खेल सकता है यदि उसे खेलने में विशेषज्ञ का सहयोग मिल जाए तो। इस प्रकार से जैसे कोई बालक कुछ सीख रहा है, उसमें उसकी कुछ मदद हो जाए तो वह उस कार्य को जल्दी से पूर्ण कर लेता है। यही कहना है व्युगास्की का। अब हमारे इस चैप्टर से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। पियाजे ने व्यक्ति के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। अंतर्दृष्टि के जन्मदाता कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादन में 4 मनोवैज्ञानिक कुर्ट कोपका, मैक्स वर्दिन कोहलर तथा कुर्टिलेवर थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूल क्रिया का विभाजन किन 2 प्रक्रिया में किया है? आत्मसाताकरण, व्यवस्थापन। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? एक कुत्ते के समान पहले घंटे बज जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ते का लार्वा स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की भोजन बिना दिए कि कुत्ते द्वारा स्राव करने किसके और कौन से सिद्धांत है? इस सिद्धांत संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है के अंतर्गत आता है। कोहलर ने अपने अयन सीखने
के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? बनमानुस के ऊपर। जिस बनमानुस का नाम था सुल्तान, उसी के ऊपर किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैलव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती है फिर भोजन दिया जाता है। यह क्रिया कई बार होने के बाद अंत में क्या पाया जाता है? अनुकूलन पाया जाता है। जैसे दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया है इन्होंने, पैलव। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालकों को के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? मूर्ति संक्रिया कला कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन पियाजे ने बालक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे मानी जाती है? औपचारिक संक्रिया कला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 2015 में पूछा गया है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? गेस्ट गेस्ट गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर अपलोड होती ही रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।